दवा की दुकान से बैंडेड खरीदकर अनु घर की तरफ चल पड़ी। मौसम बहुत सुहावना था। किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके तन मन को तरोताजा कर दिया। कोठी तक पहुंचने में उसे करीब 15 मिनट लगे। अंदर घुसते ही उसकी सास संगीता जी ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। अनु, तुम कहाँ चली गई थी? संगीता जी नाराज और परेशान नजर आई। मम्मी जी, केमिस्ट से बैंडेड लाने गई थी। अनु डहरी सहमी बोली। सेब काटते हुए चाकू से उंगली कट गई थी। देखो, सेब काट कर देने का काम विमला का है। हमारी सेवा करने की वह पगार लेती है। उसका काम खुद करने की आदत तुम्हें छोड़नी चाहिए। जी। सास की कही बातों के समर्थन में अनु के मुंह से इतना ही निकला। बैंडेड लाने इतनी दूर तुम पैदल क्यों गई? क्या ड्राइवर रमेश ने कार से चलने की बात तुमसे नहीं कही थी? कही थी, पर दवा की दुकान है ही कितनी दूर। मैंने सोचा कार से जाने की अपेक्षा पैदल जाकर जल्दी लौट आऊंगी। अनु ने सफाई दी। इस घर की बहू हो तुम। अनु, किसी काम से बाहर निकलो तो कार से जाओ। वैसे खुद काम करने की आदत अब छोड़ दो। जी। अनु और कुछ ना बोल सकी। मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरी इन बातों में खास वजन नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे मायके में कोई इस तरह से व्यवहार नहीं करता। लेकिन अब तुम मेरे कहे अनुसार चलना सीखो। हर काम हमारे ऊंचे स्तर के अनुसार करने की आदत डालो। और सुनो, माया के साथ डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पर जाकर अपनी उंगली दिखा लेना। मम्मी जी, जख्म ज़्यादा गहरा? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपनी सास की पैनी नज़रों से घबराकर अनु ने उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक समझा। जाओ, नाश्ता कर लो और सारा काम विमला से ही कराना। अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अनु विमला को सिर्फ चाय लाने का आदेश देकर अपने शयन कक्ष में चली आई। विवेक की अनुपस्थिति उसे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वह सामने होता तो रो झगड़कर अपने मन की बेचैनी जरूर कम कर लेती। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में वह अतीत की यादों में खो गई। विवेक के साथ उसका प्रेम विवाह करीब 2 साल पहले हुआ था। एक साधारण से घर में पली बढ़ी अनु एक बेहद अमीर परिवार की बहू बनकर आ गई। अनु और विवेक एमबीए की पढ़ाई के दौरान मिले थे। दोनों की दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता भी न चला, पर कॉलेज के वे दिन बेहद रोमांटिक और मौज मस्ती से भरे थे। अनु को विवेक की अमीरी का एहसास था, पर अमीर घर की बहू बनकर उसे इस तरह घुटन व अपमान का सामना करना पड़ेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अनु चाहकर भी ऐसे मौक़ों पर अपने मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में न रख पाती। वह अजीब सी कुंठा का शिकार होती और बेवजह खुद की नज़रों में अपने को गिरा समझती। ऐसा था नहीं, पर उसे लगता कि सास ससुर व ननद तीनों ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं। सच तो यह है कि उसे बहू के रूप में अपनाकर भी उन्होंने नहीं अपनाया है। हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती जो अनु के मन का सुख चैन खंडित कर देती। वह दहेज में जो साड़ियाँ लाई थी, उनकी खरीदारी उसने बड़े चाव से की थी। उसके माता पिता ने उन पर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था, पर यहाँ आकर सिर्फ 2 साड़ियाँ पहनने की इजाज़त उसे अपनी सास से मिली। बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहू, साड़ियों में कोई बुराई नहीं है, पर इनकी कम कीमत का अंदाज़ा मेरी परिचित हर औरत आसानी से लगा लेगी। तब मैं उनकी मखौल उड़ाती नज़रों व तानों का सामना नहीं कर सकूंगी। प्लीज़ तुम इन्हें मत पहनना, या कभी मायके जाओ तो वहाँ जी भर कर पहन लेना। अपनी सास की सलाह सुनकर अनु मन ही मन बहुत दुखी हुई थी। बाद में अनु ने गुस्से से भरकर विवेक से पूछा था, दूसरों की नज़रों में ऊंचा बने रहने को क्या हमें अपनी खुशी व शौक दांव पर लगाने चाहिए? डार्लिंग, क्यों बेकार की टेंशन ले रही हो? विवेक ने बड़े सहज भाव से उसे समझाया। माँ तुम्हें एक से एक बढ़िया साड़ियाँ दिला रही हैं ना, उनकी खुशी की खातिर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। शादी के बाद विवेक के प्रेम में जरा भी अंतर नहीं आया था। इसी बात का उसे सबसे बड़ा सहारा था, वरना वह अपने ससुराल वालों की अमीरी की दिखावट के कारण अपना बहुत ज़्यादा खून फूंकती। उसके ससुर आलोक जी ने भी उसकी इच्छाओं
वो भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। अनु विवेक के बराबर की योग्यता रखती थी। दोनों ने एमबीए साथ साथ किया था। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा सदा ही उसके मन में रही थी। विवेक ने अपने खानदानी व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। अनु भी वैसा ही करना चाहती थी और विवेक को इस पर कोई ऐतराज न था, पर उसके ससुर आलोक जी ने उसके बिजनेस में सहयोग देने की इच्छा जानकर अपना एक तरफा निर्णय पल भर में सुना दिया। अपनी भाभी या बड़ी बहन की तरह काम पर जाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसा करने की इजाज़त मैं उसे दूंगा। अब वह मेरे घर की बहू है और उसे सिर्फ ठाट बाट व रुतबे के साथ जीने की कला सीखने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक बार फिर विवेक उसे प्यार से समझा बुझाकर निराशा व उदासी के कोहरे से बाहर निकाल लाया था। अपने पति की गैर मौजूदगी में ससुराल की आलीशान कोठी में अनु लगभग हर समय घुटन व बेचैनी अनुभव करती। यद्यपि कभी किसी ने उसके साथ बदसलूकी या उसका अनादर नहीं किया था, फिर भी अनु को हमेशा लगता कि वह शादी करके सोने के पिंजरे में कैद हो गई है। विमला ने चाय की ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश किया तो अनु अतीत की यादों से उबर आई। उसके आदेश पर विमला चाय की ट्रे मेज पर रखकर बाहर चली गई। खराब मूड के चलते अनु ने कमरे में रखे स्टील के गिलास में चाय बनाई, क्योंकि ठंडे मौसम में स्टील के गिलास में चाय पीने का उसका शौक वर्षों पुराना था। पहली दफ़ा उसकी सास ने उसे स्टील के गिलास में चाय पीते देखकर फौरन टोका था। बहू, वैसे तो चाय गिलास में भी पी जा सकती है। अपने मायके में तुम ऐसा करती ही रही हो, पर यहाँ की बात और है। अच्छा रहेगा कि विमला चाय की ट्रे सजा कर लाए और तुम हमेशा कप प्लेट में ही चाय पीने की आदत बना लो। आज बैंडेड वाली घटना के कारण अनु के मन में विद्रोह के भाव थे, तभी उसने चाय गिलास में तैयार की और ऐसा करते हुए उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। विवेक फैक्ट्री के काम से 3 दिन के लिए इंदौर गया था। उसकी गैर मौजूदगी में अनु की व्यस्तता बहुत कम हो गई। चाय पीने के बाद उसने कुछ देर आराम किया। फिर उठने के बाद वो अपने भैया के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने दिल्ली जाने की तैयारी में लग गई। संगीता जी को जब पता चला कि बहू दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है तो यह सोचकर वह भी पति आलोक सहित बहू के साथ हो ली कि रास्ते में अपनी बहन शिमला से मिल लेगी। मम्मी पापा और भाभी को जाता देखकर माया भी उन लोगों के साथ हो ली। संगीता जी की बड़ी बहन शिमला की कोठी ऐसे इलाके में थी जहाँ का विकास अभी अच्छी तरह से नहीं हुआ था। रास्ता काफ़ी खराब था। सड़क पर प्रकाश की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। ड्राइवर रमेश को कार चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। संगीता जी जब अपनी बहन के घर पहुंची तो पता चला कि उनका लगभग पूरा परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने गाजियाबाद गया हुआ था। घर में शिमला की छोटी बेटी डॉली और नौकर रामू मौजूद थे। डॉली ने जिद करके उन्हें चाय पीने को रोक लिया। उन्हें वहां पहुंचे अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक हवा बहुत तेजी से चलने लगी और बिजली चली गई। मैं मोमबत्तियां लाती हूँ, कहते हुए डॉली रसोई की तरफ चली गई। लगता है बहुत ज़ोर से बारिश आएगी। आलोक जी की आवाज़ चिंता से भर उठी। मौसम का जायजा लेने के इरादे से आलोक जी उठकर बाहर बरामदे की दिशा में चले। कमरे में घुप अंधेरा था, सो वह टटोलते टटोलते आगे बढ़े। तभी एक चूहिया उनके पैर के ऊपर से गुजरी। वह घबराकर उछल पड़े। उनका पैर मेज के पाए से उलझा और अंधेरे कमरे में कई तरह की आवाज़ें एक साथ उभरी। मेज पर रखा शीशे का गुलदान छनाक की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया। आलोक जी का सिर सोफे के हत्थे से टकराया। चोट लगने की आवाज़ के साथ उनकी पीड़ा भरी हाय पूरे घर में गूंज गई। क्या हुआ जी? संगीता जी की चीख में माया और अनु की चिंतित आवाज़ें दब गई। आलोक जी किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में ही नहीं रहे थे। उनकी खामोशी ने संगीता जी को बुरी तरह से घबरा दिया। वह किसी पागल की तरह चिल्लाकर डॉली से जल्दी मोमबत्ती लाने को शोर मचाने लगी। डॉली जलती मोमबत्ती ले भागती सी बैठक में आई।
उसके प्रकाश में फर्श पर गिरे आलोक जी को देखकर संगीता जी और माया जोर जोर से रोने लगी। अपने ससुर के औधे मुंह पड़े शरीर को अनु ने ताकत लगाकर सीधा किया। उनके सिर से बहते खून पर सबकी नजर एक साथ पड़ी। पापा पापा, माया के हाथ पांव की शक्ति जाती रही और वह सोफे पर निढाल सी पसर गई। अनु के आदेश पर डॉली ने मोमबत्ती संगीता जी को पकड़ा दी। रामू भी घटनास्थल पर आ गया। अनु ने रामू और डॉली की सहायता से मूर्छित आलोक जी को किसी तरह उठाकर सोफे पर लिटाया। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, अनु घाव की गहराई को देखते हुए बोली। डॉली, तुम बाहर खड़े रमेश को बुला लाओ। संगीता जी अपने पति को होश में लाने की कोशिश रोते रोते कर रही थी और माया भयभीत हो अश्रु पूरित आंखों से अधलेटी सी पूरे दृश्य को देखे जा रही थी। डॉली बाहर से आकर बोली, भाभी, आपका ड्राइवर रमेश गाड़ी के पास नहीं है। मैंने तो आवाज़ भी लगाई लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं देखती हूँ। मम्मी, आप हथेली से घाव को दबाकर रखिए। संगीता जी की हथेली घाव पर रखवाकर अनु ने मेन गेट की तरफ बढ़ गई। डॉली भी उसके पीछे पीछे हो ली। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। डॉली, यहाँ पड़ोस में कोई डॉक्टर है? नहीं भाभी, डॉली ने इनकार में सिर हिलाया। नज़दीकी अस्पताल कहाँ है? बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर टैक्सी या 3 व्हीलर कहाँ मिलेगा? मेन रोड पर। चल मेरे साथ। कहाँ भाभी? टैक्सी या 3 व्हीलर लाने, उसी में पापा को अस्पताल ले चलेंगे। अंधेरे में डूबी गली में दोनों तेज चाल से मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। तभी बादल जोर से गरजे और तेज बारिश पड़ने लगी। सड़क के गड्ढों से बचती बचाती दोनों करीब 10 मिनट में मुख्य सड़क पर पहुंची। बारिश ने दोनों को बुरी तरह से भिगो दिया था। एक तरफ उन्हें 3 व्हीलर खड़े नजर आए तो वे उस ओर चल दी। अनु ने 3 व्हीलर के अंदर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, भैया अंदर कॉलोनी में चलो, एक मरीज को अस्पताल तक ले जाना है। कौन से अस्पताल? ड्राइवर ने रूखे स्वर में पूछा। किसी भी पास के सरकारी अस्पताल में ले चलना है। अब जरा जल्दी चलो, अंदर सड़क बड़ी खराब है मैडम। रिक्शा चल जाएगा, किसी और को ले जाओ। मैडम, मौसम बेहद खराब है। बहन जी, आप मेरे रिक्शे में बैठिए, एक सरदार ड्राइवर ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा। धन्यवाद भैया, अनु ने डॉली के साथ रिक्शे में बैठते हुए कहा। सरदार जी सावधानी से रिक्शा चलाने के साथ साथ उन दोनों का हौसला भी अपनी बातों से बढ़ाते रहे। घर पहुंचने के बाद वह उन दोनों के पीछे पीछे बैठक में भी चले आए। मम्मी, मैं रिक्शा ले आई हूँ, पापा को अस्पताल ले चलते हैं। अनु की आवाज़ में ज़रा भी कंपन नहीं था। आलोक जी होश में आ चुके थे पर अपने अंदर बैठने या बोलने की शक्ति महसूस नहीं कर रहे थे। चिंतित नज़रों से सबकी तरफ देखने के बाद उनकी आंखें भर आई। इनसे चला नहीं जाएगा, पंजे में मोच आई है और दर्द बहुत तेज है। घाव को दबाकर बैठी संगीता जी ने रुआसे स्वर में उसे जानकारी दी। ड्राइवर भैया, आप पापा जी को बाहर तक ले चलने में हमारी मदद करेंगे? अनु ने मदद मांगने वाली नज़रों से सरदार जी की तरफ देखा। जरूर बहन जी, फिक्र की कोई बात नहीं। हट्टे कट्टे सरदार जी आगे बढ़े और उन्होंने अकेले ही आलोक जी को अपनी गोद में उठा लिया। रिक्शे में पहले संगीता जी और फिर अनु बैठी। उन्होंने आलोक जी को अपनी गोद में लिटा सा लिया। सरदार जी ने डॉली और माया को पास के सरकारी अस्पताल का रास्ता समझाया और रमेश के लौटने पर कार अस्पताल लाने की हिदायत देकर रिक्शा अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। बिजली की कौंध व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश थमी नहीं थी। मुख्य सड़क के किनारे बने छोटे से सरकारी अस्पताल में व्याप्त बद इंतजामी का सामना उन्हें पहुंचते ही करना पड़ा। वहां के कर्मचारियों ने खस्ता हाल स्ट्रेचर सरदार जी को मरीज लाने के लिए थमा दिया। अंदर आपातकालीन कमरे में डॉक्टर का काम 2 कंपाउंडर कर रहे थे। डॉक्टर साहब अपने बंद कमरे में आराम फरमा रहे थे। डॉक्टर को बुलाने की अनु की प्रार्थना का कंपाउंडरों पर कोई असर नहीं पड़ा तो वह एकदम से चिल्ला पड़ी, डॉक्टर यहाँ सोने आते हैं या मरीजों को देखने? मैं उठाती हूँ उन्हें। और इसी के साथ अनु डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ी। कंपाउंडर ने अनु का रास्ता रोकने की कोशिश की
तो सरदार जी उसका हाथ पकड़कर बोले, बादशाहो, इन बहन जी से उलझे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये पुलिस कमिश्नर की रिश्तेदार हैं। इंसान की पर्सनैलिटी देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाना सीखो और अपनी नौकरी को खतरे में डालने से बचाओ। एक ने भागकर अनु के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने नाराजगी भरे अंदाज में दरवाज़ा खोला। कंपाउंडर ने उन्हें अंदर ले जाकर जो समझाया, उसके प्रभाव में आकर डॉक्टर की नींद हवा हो गई और वह आलोक जी को देखने चुस्ती से कमरे से बाहर निकल आया। डॉक्टर को जख्म सिलने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा। आलोक जी के पैर में एक कंपाउंडर ने कैरब बैंडेज बड़ी कुशलता से बांध दिया, दूसरे ने दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगता नहीं कि हड्डी टूटी है, पर कल इनके पैर का एक्सरे करा लेना। दवाइयाँ मैंने पर्चे पर लिख दी है, इन्हें 5 दिन तक खिला देना। अगर हड्डी टूटी निकली तो प्लास्टर चढ़ेगा। माथे के घाव की पट्टी 2 दिन बाद बदलवा लीजिएगा। डॉक्टर ने बड़े अदब के साथ सारी बात समझाई। तभी रमेश, डॉली और माया वहां आ पहुँचे। माया अपने पिता की छाती से लगकर रोने लगी। रमेश ने संगीता जी को सफाई दी। साहब ने कहा था कि घंटे भर बाद चलेंगे। मैं सिगरेट लाने को दुकान ढूंढने निकला तो ज़ोर से बारिश आ गई। मुझसे गलती हुई, मुझे कार से दूर नहीं जाना चाहिए था। स्ट्रेचर पर लिटाकर दोनों कंपाउंडर आलोक जी को कार तक लाए। अनु ने उन्हें इनाम के तौर पर 50 रुपये संगीता जी से दिलवाया। सरदार जी तो किराए के पैसे ले ही नहीं रहे थे। अपनी इस छोटी बहन की तरफ से उसके भतीजे भतीजियों को मिठाई खिलवाना। भैया, अनु के ऐसा कहने पर ही भावुक स्वभाव वाले सरदार जी ने बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का नोट पकड़ा। विदा लेने के समय तक सरदार जी ने अनु के हौसले व समझदारी की प्रशंसा करना जारी रखा। इसी तरह का काम लौटते समय डॉली भी करती रही। वह इस बात से बहुत प्रभावित थी कि अंधेरे और बारिश की चिंता न कर अनु भाभी निडर भाव से रिक्शा लाने निकल पड़ी थी। डॉली को उसके घर छोड़कर वह सब वापस लौट पड़े। सभी के कपड़े खराब हो चुके थे। आलोक जी को आराम करने की जरूरत भी थी। उस रात सोने जाने से पहले संगीता जी और माया अनु से मिलने उसके कमरे में आई। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत और समझ बूझ ने बड़ा साथ दिया। हमारे तो उनकी खराब हालत देखकर हाथ पैर ही फूल गए थे। तुम ना होती तो ना जाने क्या होता। अनु को छाती से लगाकर संगीता जी ने एक तरफ से उसे धन्यवाद दिया। भाभी, मुझे भी अपनी जैसे साहसी बना दो। अपने ढीलेपन पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, माया ने कहा। बहू, तुम्हारे सीधे साधे व्यक्तित्व की खूबियाँ हमें आज देखने को मिली। मुसीबत के समय हम माँ बेटी की सतही चमक धमक फीकी पड़ गई। हम बेकार तुम में कमियाँ निकालते थे। जीवन की चुनौतियों व संघर्षों का सामना करने का आत्मविश्वास तुम्ही में ज़्यादा है। तुम्हारा इस घर की बहू बनना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भावुक नज़र आ रही संगीता जी ने एक तरफ से अपने अतीत के रूखे व्यवहार के लिए अनु से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।